So this is our second video and we are covering here concept number 2 in IFRS 15, that is revenue from customers with revenue from contracts with customer. तो इसमें हम कवर करने जा रहे हैं हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब आपके पास एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है लॉन्ग टर्म से मुराद के 12 महीने से ज़्यादा, यानी कि 12 मंथ से ज़्यादा जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड करता है हम उसको लॉन्ग टर्म के मद में काउंट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हम सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लेना है। ABC Limited is awarded a contract for construction of a building on the land owned by its client. The construction would be completed in 3 years. 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। डिटेल्स ऑफ द रेवेन्यू कॉस्ट आर अंडर। टोटल रेवेन्यू आपके पास 6 लाख आपको टोटल रेवेन्यू दे दिया, जिसके आपके पास कॉस्ट टू डेट यानी कि उस डेट तक का खर्चा ईयर 1 के 31 दिसंबर पे खड़े होकर ये आपको कॉस्ट टू डेट यानी कि 31 दिसंबर तक का खर्चा बता रहा है। टोटल रेवेन्यू ये एस्टिमेट कर रहा है कि इसका 6 लाख हो जाएगा और 294,000 ये एस्टिमेट कर रहा है कि इसका फ्यूचर में ख़र्चा होगा। ईयर 2 की 31 दिसंबर पे आके इसको पता चला कि यार कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में उसने कोई एडिशंस करवा दी तो उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो गया 30,000 रुपये से, लेकिन एडिशंस की वजह से इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई और इसकी जब एक उस कॉस्ट टू डेट यानी कि उस डेट तक की कॉस्ट इंक्रीज़ हुई तो ऑब्वियसली इसकी फ्यूचर की भी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई। फिर इसको लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट एंड करवाते उसने कोई मज़ीद एडिशंस करवा दी थी तो उसका रेवेन्यू मज़ीद 20,000 से बढ़ गया और फिर इसकी कॉन्ट्रैक्ट तीसरे साल में जाके कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी जो एंड कॉस्ट आई वो ज़्यादा है। अब इस सवाल को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे सॉल्व करते हुए वक्त। तो सबसे पहले आपने इस सवाल को सॉल्व करना होगा कुछ ऐसे कि आपने तीनों साल की वर्किंग बनानी है एक साथ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। और सबसे पहले आपने निकालना होगा ओवरऑल प्रॉफिट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा रेवेन्यू। ईयर 1 का रेवेन्यू था आपके पास 6 लाख रुपए। ईयर 2 का रेवेन्यू था आपके पास 6,30,000 630,000 और ईयर 3 का आपके पास रेवेन्यू था 650। उसके बाद आपके पास कॉस्ट टू डेट ईयर 1 की थी। कॉस्ट टू डेट को मैं CTD लिख देता हूँ 126,000 यानी कि 31 दिसंबर की पहली तारीख का खर्चा। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी कि फ्यूचर में जो खर्चे होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में वो था 294,000। लेकिन अगले साल आपको पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर ने मज़ीद एडिशंस करवाई हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू भी बढ़ा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ी, कॉस्ट टू डेट भी बढ़ी और फ्यूचर की कॉस्ट भी उसकी अल्टीमेटली बढ़ी, जिसकी वजह से 158,760 और 494,000। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट जो हमने 3 सालों में कमाया। तो पहले साल का ओवरऑल प्रॉफिट आपके पास आता है let me calculate it with calculator 600 minus 126 minus 294। तो पहले साल का प्रॉफिट आपके पास आता है 180। सेकेंड ईयर के प्रॉफिट आपके पास आता है 176,400 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट आपके पास आता है 156,000। अब आपने निकालना है, सबसे पहले आपने ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसके बाद आपने निकालना है, सेकंड काम आपने जो करना है वो है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना। स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब पहले साल में आपने कितना काम कर लिया, वो आपको पता चलेगा कि आपको कितना काम करना था और कितना आपने कर लिया। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि कितनी कॉस्ट मुझे इनकर करनी थी और कितनी मैंने कर ली। मुझे टोटल कॉस्ट इनकर करनी है इन दोनों का सम, यानी कि जो आज तक मैंने कर ली जो मेरी फ्यूचर में इनकर होगी, यानी कि 126 प्लस 294 जो कि बनती है 420। और ये डिवाइड इससे इसके ऊपर ये डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में आएगी वो कॉस्ट जो मैंने इनकर कर ली, यानी कि वो है 126। तो मेरा पहले साल का स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाता है 30%। दूसरे साल का मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन आता है, मैं इन दोनों के सम को डिवाइड कर दूंगा 294 840 से, तो मेरे दूसरे साल का स्टेज ऑफ कंप्लीशन आता है 60%
और मेरे तीसरे साल का स्टेज ऑफ कंप्लीशन 494 डिवाइड बाय 494 यानी कि 100%। तीसरे साल तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं थर्ड ईयर की वर्किंग पे, जो है एज एट पी एन एल हमेशा फॉर द ईयर होता है, यानी कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो हमेशा एक साल की होती है, जो आपने उसी साल कमाया और उसी साल जो आपका खर्चा हुआ। लेकिन हम लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एज एट पी.एन.एल भी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने उसमें लेके जाना है अपना रेवेन्यू, जो आपका उस साल का रेवेन्यू हुआ, और कॉस्ट टू डेट जो आपकी उस साल के खर्चे आए। तो वो कुछ यूँ थे कि आपका जो रेवेन्यू है वो 6 लाख को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 30% से, उस साल आपने ये रेवेन्यू जनरेट कर लिया। IFRS 15 का मेन कॉन्सेप्ट जो IFRS 15 आपको डिलीवर करता है वो ये नहीं कि आपने कितना पैसा कमाना है टोटल, नहीं, आपने हमेशा वो रेवेन्यू अपने पी.एन.एल में लेके जाना है, यानी कि जो आपने जिसकी सर्विस, अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी तो आप उस रेवेन्यू को बुक कर सकते हैं। अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो गुड्स आपने प्रोवाइड कर दी उसी रेवेन्यू को आप कर सकते हैं। जो पैसा आपके पास आना है, जो पैसा आपके पास आ गया, वो आप पूरा पूरा बुक नहीं कर सकते अपनी रेवेन्यू की बुक्स में, सिर्फ उसी पैसे को आप अपनी इनकम बना सकते हो जिस पैसे को आपने अर्न कर लिया होगा। तो इसमें से अभी 30% खर्चा मैं कर चुका हूँ, तो 30% पैसे मैं कमा चुका हूँ। तो मैं अपने 6 लाख को 30% से मल्टीप्लाई कराऊँगा, तो मेरा जो रेवेन्यू है वो है 180,000। अब इसमें से कितना खर्चा मैं कर चुका हूँ, मैं 126,000 का खर्चा कर चुका हूँ, तो मैं उसको लेस कर दूँगा। तो मेरे पास जो अब तक का खर्चा आया है एज एट पी.एन.एल का प्रॉफिट जो मेरे पास आया है वो है 54,000। इसके बाद ईयर 2 में मेरा एज एट पी.एन.एल जो है 630 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 60% से, वो मेरे पास आएगा 409,500। और मेरा ईयर 2 का जो खर्चा है वो है 294,840। तो मेरे पास ईयर 2 का जो पी.एन.एल का प्रॉफिट है वो है 114,660। ईयर 3 का मेरे पास 650 मेरे पास टोटल है, जिसमें से 494 में मेरा कॉस्ट है, और मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है 156,000। अब आ जाते हैं फॉर द ईयर पी.एन.एल पे। तो उसमें सबसे पहले आएगा रेवेन्यू, उसके बाद आएगा कॉस्ट टू डेट, और उसके बाद आएगा प्रॉफिट। तो रेवेन्यू मेरे पास जो है वो 180,000 है इस साल का। कैसे सर, आप देख लें, आपने टोटल आपका 6 लैक्स है, जिसमें से 30% आप इनकर कर चुके हैं, तो आपका रेवेन्यू जो है वो 600 मल्टीप्लाई बाय 30% यानी कि 180 होगा। कॉस्ट टू डेट भी आपकी यही है 126 इस ईयर की, डिवाइड कर दें, आपके पास जो इस साल का पहले साल का एज एट पी.एन.एल और फॉर द ईयर पी.एन.एल सेम होता है। सेकेंड ईयर का एज एट पी.एन.एल फॉर द ईयर पी.एन.एल डिफरेंट होगा, यानी कि आपने पिछले साल तक सेकेंड ईयर में 4,09,500 409,500 कमा लिए थे, लेकिन सिर्फ सेकेंड ईयर में कितने कमाए थे तो वो आपको पता चलेगा इन दोनों के डिफरेंस से। तो कैलकुलेटर में आप 409,500 माइनस 180,000 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 229,500। तो आपका जो सेकंड ईयर की जो इनकम है वो है ये, और सेकंड ईयर का ख़र्चा आपको कैसे पता चलेगा, वो भी आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो वो आपके पास है 168,840, और सेकंड ईयर का प्रॉफिट आपके पास है 60,600। इसी तरीके से आपका ईयर 3 का जो आपकी इन रेवेन्यू है वो आप इसका डिफरेंस लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो है 240,500, और ईयर 3 के एक्सपेंसेस भी आपको डिफरेंस लेके ही पता चलेंगे, वो हैं 199, 160, लेस कर दें आप इसको, और आपके पास ईयर 3 के प्रॉफिट्स आ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व योर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन। मैं एक दफ़ा फिर समरी दे दूँ इसकी। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन गिवन था जिसमें आपने पढ़ा कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, पहले साल का जो रेवेन्यू हमने कहा था कस्टमर, हम लेट से हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया और हमने एस्टिमेट किया
कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो पहले साल 6 लाख होगी, आपको क्वेश्चन में दिख रही है। फिर दूसरे साल उस जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने बोला था यार एक कमरा एक्स्ट्रा बना दो, तो हमने बोला 30,000 रुपये हम उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो हमारा रेवेन्यू 6,30,000 हो गया। तीसरे साल उसने बोला यार एक कमरे में एक बाथरूम भी बना दो, तो हमने बोला 20,000 ऊपर चार्ज करेंगे, तो हमारा रेवेन्यू 6,50,000 हो गया। तो हमारा ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज़ होता गया, ज़रूरी नहीं है ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। तो जैसे जैसे मेरी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई तो मेरे एक कमरे की बनाने की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई। पहले साल मेरी कॉस्ट टू डेट यानी कि पहले साल का खर्चा मैंने बोला था कि मेरे पहले साल खर्चा जो होगा वो 1,26,000 होगा, और ईयर 2 और ईयर 3 में जो मेरा खर्चा होगा वो 294,000 होगा, जो कि मैंने पहले साल में यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मैं ईयर 2 में गया तो उसने मुझसे एक कमरा बढ़वा दिया, तो मैंने अपना रेवेन्यू भी बढ़ाया लेकिन मेरी कॉस्ट भी बढ़ गई। मेरी कॉस्ट ईयर 2 तक का जो मेरा खर्चा हुआ वो था 294,840, और फिर मैंने एस्टिमेट किया कि यार ईयर 3 में मुझे मेरा जो मज़ीद खर्चा होना है वो है 158,760। फिर ईयर 3 में जाके उसने एक बाथरूम भी बढ़वा दिया, जिसकी वजह से मेरी रेवेन्यू तो बढ़ा ही बढ़ा लेकिन मेरी कॉस्ट बढ़ गई। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हर साल के रेवेन्यू से अपने खर्चे माइनस किए, और जिसकी वजह से मैंने हमेशा अपना प्रॉफिट निकाल लिया, जिसको हमने ओवरऑल प्रॉफिट का नाम दिया। फिर उसके बाद हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन, हमारा सेकंड स्टेप था। स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब है कि कितना काम मुझे करना था और कितना मैंने कर लिया। तो मैंने लिखा कि भाई मेरे जो टोटल खर्चे होने थे वो 126 + 294 होने थे, जिसमें से मैंने 126 कर लिए। तो मैंने 126 को इन दोनों के सम से डिवाइड किया, यानी कि 420 से डिवाइड किया, तो मैंने 30% मेरा आंसर आया, जिससे पता चला मुझे कि 30% काम मैं कर चुका हूँ। तो मैंने अपने रेवेन्यू को 600,000 यानी कि 6 लाख को 30% से मल्टीप्लाई कराया, तो आंसर आया 130, यानी कि ये मेरा रेवेन्यू है जो मैं अर्न कर चुका हूँ, कमा चुका हूँ। फिर इसको मैंने लेस कर दिया इसमें से वो खर्चा जो मैंने उस साल किया है, तो मेरे पास उस साल का प्रॉफिट आ गया। ये फॉर द ईयर और एसेट P&L सेम रहता है पहले साल का। सेकेंड ईयर में आके फिर मैंने अपना उस साल तक का रेवेन्यू देखा। मेरा उस साल तक का रेवेन्यू, मैं 60% काम अपना कर चुका था, तो मैंने अपने टोटल रेवेन्यू को 60% से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास आंसर आया 409,500। उसमें से मैंने अपने अब तक के खर्चे को लेस कर दिया, तो मेरे पास अब तक का प्रॉफिट आ गया एज एट P&L। फिर मैंने मालूम किया कि सिर्फ मेरा दूसरे साल में मैंने कितना कमाया पैसा, तो मैंने ईयर 2 और ईयर 1 के रेवेन्यूज़ का डिफरेंस लिया, तो मेरे पास दूसरे साल का ख़र्चा आ गया जो कि है 229,500। ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। आप इसको ऐसे समझें कि आपने पहले दिन खर्च किए 200 रुपये, पहले दिन खर्च किए 200 रुपये, दूसरे दिन आपने खर्च किए 200 रुपये। तो अगर मैं आपसे पूछूं एज एट आपका खर्चा कितना है दोनों दिनों का मिला के, तो आप बताएंगे 400 रुपये। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका सिर्फ दूसरे दिन का खर्चा कितना है, तो आपने पहले दिन के खर्चे दूसरे दिन के खर्चे तक में से पहले दिन का खर्चा निकाल देंगे, यानी कि 400 में से 200 निकाल देंगे, तो आपका दूसरे दिन का खर्चा भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हमने अपनी ईयर 3 की वर्किंग की और हमारा क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट इन IFRS 15 लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट।